देश में राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है और इसी में कांग्रेस के दावेदार भी मैदान में हैं। और आपको बता दें 15 राज्यों में 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। इसके लिए जहां एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की सूची हम देखें तो आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है, राज्यवार कुछ चीजें दी गई हैं, लेकिन घमासान मचा है कांग्रेस में। जी हां, कांग्रेस में घमासान मचा है और इस घमासान में पार्टी के जो आला कमान है, गांधी परिवार है, उसके खिलाफ भी अंदरूनी अभी बगावत चल रही है। अभी उसका विस्फोट होना बाकी है। जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस की जो सूची जारी हुई, उस सूची जारी होने के बाद कांग्रेस में बवाल इसलिए मचा क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से अपने कैंडिडेटों की सूची जारी की है उस पर सवाल उठ रहा है। और सवाल यह है कि जो उत्तर प्रदेश का एक विवादित चेहरा रहा है उसको आप महाराष्ट्र से चुनाव लड़वा रहे हो और महाराष्ट्र में क्या आपको कोई भी ऐसा मिला नहीं है, इस पर सवाल उठा। तो पवन खेड़ा जो प्रवक्ता थे उन्होंने ट्वीट किया, इसी तरह नगमा उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमारी 28 साल की प्रतीक्षा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है कि सोनिया गांधी जी ने उनको वादा किया था कि वो उनको राज्यसभा सीट पर भेजेंगी। तो 18 साल उन्होंने प्रतीक्षा की, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, लेकिन वो कहती हैं 18 साल प्रतीक्षा के बाद भी हाथ खाली। और इसी तरह आपको बता दें ये केवल इमरान प्रतापगढ़िया, ये जो उत्तर प्रदेश का है, ये ऐसा नहीं है। यहां एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये जो राज्यसभा चुनाव हैं इसमें कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। यूं अपने को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये पंडित बने घूमते हैं, जब चुनाव आते हैं जनेऊधारी और तिलकधारी बन जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश का एक कैंडिडेट जिसको महाराष्ट्र से राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये इमरान प्रतापगढ़िया, आपको याद होगा अभी भी पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पर उसके वीडियो मिल जाएंगे, जिस तरह से ये सीएए के विरोध के समय में खुलकर देश विरोधी बयानबाजी कर रहे थे। भारत माता के बारे में इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी, मैं तो उसको बोल भी नहीं सकता। इसी तरह आपने देखा कि ये जो बयान दे रहा था इस तरह का हिंदू विरोधी, इसी को महाराष्ट्र से लड़वा कर कांग्रेस एक तरह से संदेश दे रही है कि जो देश विरोधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, वो मुस्लिमों के साथ खड़ी है। हिंदू का विरोध ये एक बार उजागर हुआ है, इस पर सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के आपको बता दें बड़े लीडर ने कांग्रेस के इसीलिए इस्तीफा तक दिया। वो देशमुख ने इस्तीफा देते हुए कहा कि हमारा यहां अस्तित्व कोई है ही नहीं, मतलब हम पहले से यहां काम कर रहे हैं तो आप हमारा ध्यान नहीं करेंगे और बाहर से किसी को ला करके चुनाव लड़वा देंगे। इसी तरह आपको बता दें राजस्थान में जिस तरह से सुरजेवाला, अब आप रहने वाले हरियाणा के हैं, चुनाव आप राजस्थान से लड़वा रहे हैं। इसी तरह आपको बता दें जो सुभाष चंद्रा हैं, वो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा गए थे, लेकिन इस बार ये वहां की कांग्रेस में हो रहा है राजस्थान की, कि वहां सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट करेंगे। आपको बता दें राजस्थान की तो बड़े मजेदार बात हो रही है और वहां क्या है कि राजस्थान में बीजेपी 30 विधायकों की सपोर्ट कर रही है। इसी तरह वहां निर्दलीय 13 हैं, जिसमें से 11 अगर चंद्रा को वोट करें तो ही वो राज्यसभा में जा पाएंगे। लेकिन जिस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं और आपको बता दें इसमें निर्दलीय भी हैं जो इसके टच में हैं। और ये सब जो है होना है, इसमें जो राजस्थान से है उन राजस्थान के कांग्रेसियों का भी यही कहना है कि हमारे पास क्या राजस्थान में कोई कांग्रेस का ऐसा लीडर नहीं है जो आप चेहरा बना सकें। इसी तरह आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप बात कर रहे हैं आदिवासियों की, राहुल गांधी को हमने देखा है ड्रम पे नाचते हुए आदिवासियों के साथ, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में उनको एक भी आदिवासी चेहरा नहीं मिला? कोई आदिवासी चेहरा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये जो बताया गया है। और इसी तरह आपको बता दूं महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली प्रियंका, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन अब राज्यसभा की बारी आती है तो इसमें केवल उनको एक महिला मिली है। तो एक तरह से जो कांग्रेस है
इसका एक चेहरा सामने आया है। और जिस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से, नेताओं की तरफ से की जाती है, उसमें बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राज्यसभा सीटों के चयन के लिए जिस तरह से विधायकों को कहा गया है, तो ये वोट करने के लिए, इसमें क्या हुआ होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इसको लेकर के काफी आक्रोश है। और जिस तरह से राज्यवार मैंने बताया कि हर जगह ये आरोप लग रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां सरकार है इनकी, चाहे फिर राजस्थान हो, फिर चाहे महाराष्ट्र हो, यहां तीनों जगह बाहर के कैंडिडेटों को लाकर यहां से चुनाव में उतारा जा रहा है। तो जो लोकल लीडर है वो लीडरशिप नाराज है। छत्तीसगढ़ में पहले ही आपस में फूट चल रही है नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर के। राजस्थान में भी हमने देखा कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे बटे हुए हैं, उन दोनों में खींचातानी चल रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से 3 दलों की सरकार चल रही है और वहां भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, उसको लेकर तीनों दलों में आपस में फूट है। नाना पटोले कहते हैं साहब कांग्रेस की तो कोई बात सुनता ही नहीं है, जो चल रही है यहां तो एनसीपी की चलती है। शिवसेना से बात करो तो वो तालमेल नहीं है। और कुल मिलाकर अंदर अंदर आक्रोश चल रहा है। यहां इन सब के बीच जो खबरें आ रही हैं, और वो ये कि इसी चुनाव के मुद्दे पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ हो जाएंगे। एक और कांग्रेस आपको अगले कुछ दिनों में इसी कांग्रेस आई से बनती हुई दिखाई देगी। ये जो G23 के नेता हैं, इसमें सब सीनियर मोस्ट नेता हैं। सीनियर मोस्ट लीडरों में अभी तक सब चुप रहे हैं। चाहे वो आनंद शर्मा हो, आनंद शर्मा से तो पिछले दिनों पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपकी बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं, जाने के पहले कौन कहेगा? तो कोई नहीं कह रहा, कह दिया ठीक है, मैं ये अटकलें सब बेकार है, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। क्योंकि वो कांग्रेस को ये मौका नहीं देना चाहते कि कल को आनंद शर्मा या गुलाम नबी आजाद को कोई ये कहे कि तुमने कांग्रेस के साथ धोखा किया। वो एक्सपोज करना चाह रहे हैं सोनिया गांधी को। और इसलिए ये G23 में नेता में केवल एक कपिल सिब्बल तो गए हैं कि उन्होंने समाजवादी से पर्चा दाखिल कर दिया। शायद उनको सब्र नहीं हुआ, या यूं कहें उनको लगा कि बीजेपी तो लेगी नहीं, और इसलिए चलो समाजवादी में ही सही। तो उनके अलावा बाकी जो 22 नेता हैं सीनियर मोस्ट, वो प्रतीक्षा में हैं। और आप देखेंगे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आएगा, इन नेताओं के आप जो ये जिस तरह की इग्नोरेंस की जा रही है कांग्रेस में, उससे कांग्रेस ये जो आला कमान है, गांधी परिवार है, ये एक्सपोज हो रहा है। और ये जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये जो बात करते हैं, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं किसी तरह का कि बीजेपी तो जो है आरएसएस के इशारे पर चलती है, ये तो ऐसा है वैसा। अब इनके पास क्या जवाब है कि कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है? केवल एक परिवार के। आप अगर बीजेपी पे आरोप लगाते हो तो आरएसएस भी एक संगठन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संगठन उसको कंट्रोल करता है। वहां संगठन में भी बहुत सारे लोगों के विचार से वो संगठन चलता है। लेकिन कांग्रेस किसके इशारे पर चलती है? एक परिवार के इशारे पर। और इसलिए वो बोलने लायक नहीं है। अब जिस तरह की चीजें आ रही हैं, अब आप देखिए गुजरात में अभी इलेक्शन है थोड़े दिन बाद, हार्दिक पटेल जिस तरह से वहां पे उन्होंने अध्यक्ष बनाया था और दरमोदार रखा था, और हमने देखा राहुल गांधी जी जफ्फियां पा रहे थे, होटल में मुलाकात हो रही थी, ये सारी चीजें देखी और वो छोड़कर बीजेपी में आ गए। और उन्होंने राहुल गांधी को एक्सपोज किया कि उन्होंने पार्टी का काम कम किया, वहां उनके अरेंजमेंट और खाने नाश्ते पर उन्होंने जब गुजरात टूर पे आए तो ज्यादा ध्यान रखा। तो राहुल गांधी टूर पर जाते हैं, चाहे वो बैंकॉक जा रहे हो, फिर चाहे वो गुजरात जा रहे हो, उनके रहने खाने की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। उनको पार्टी, देश, इस सब में राजकुमार जैसे बोलते हैं भाई, उनके पास पहले से प्रॉपर्टी है, पिता की दी हुई है, उनको फर्क कुछ पड़ता ही नहीं। वो सांसद हो या ना हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए आप देख रहे हैं कि उनकी कोई मेहनत उस तरह की है नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है। इलेक्शन आएगा, उस दौरान एक्टिव होंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ मीडिया का सहारा लेंगे, कुछ नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली कुछ लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं, फिर उनको वोट कर देते हैं, वो चुन के आ जाते हैं, शहंशाहों की तरह बैठते हैं। कभी कभी संसद में जाएंगे, ऐसे सवाल करेंगे जो चीन से स्क्रिप्ट लिख के आई हुई हो, ऐसा लगता है देखने में।
तो लोग कहते हैं भैया ये चीन के एजेंडे को क्यों भारत में चला रहे हैं। जितने भाषण आप राहुल गांधी के सदन के अंदर देखेंगे आपको लगेगा कि वो इस तरह की बातें बोलते हैं जो चीन की भाषा है। वो राफेल पर सवाल उठाएंगे, वो सेना का अपमान करेंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाएंगे, वो कहेंगे चीन हमारे देश में घुस गया है, मकान बना लिए हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस के ही टाइम में 1962 में जो कब्जा हुआ था वो वहां था, लेकिन वो देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं झूठ बोल करके। आज के बहुत सारे लोग हैं जिनको ये हिस्ट्री नहीं पता कि 1962 में कांग्रेस की सरकार थी, तब अक्साई चीन कब्जाया गया था, उसी में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लोगों को लगता है भाई मोदी जी के होते हुए भी अगर ये हो रहा है ये तो बड़ा गलत है, चर्चाएं चलने लगती हैं। तो इनका झूठ बोलकर नैरेटिव चलाने का एजेंडा चल निकलता है, कुछ लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह की आप अंदर अंदर कांग्रेस के अंदर ज्वालामुखी पनप रहा है, वो एक दिन विस्फोट होने वाला है। और अब आप देखेंगे राज्यसभा चुनाव के बाद में आपको 10 तारीख के बाद ये दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हम इतने साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक बाहर से आए हुए आदमी को आप कहीं भी लाके खड़ा कर देते हैं। आखिरकार इस तरह की हठधर्मिता और केवल एक परिवार की दादागिरी कब तक चलेगी, ये अंदर से सवाल कांग्रेस के अंदर पनप रहा है, आक्रोश पनप रहा है। G23 के नेताओं की संख्या बेशक एक कम हो गई है, लेकिन अब वो संख्या और बढ़ने वाली है। और एक अनुमान है कि G23 जिसको कहते थे अब वो G50 हो जाएगा। 25-30 नेता अभी उसमें 10 तारीख के बाद और जुड़ने वाले हैं, मुखर होकर जो गांधी परिवार के विरुद्ध एक अभियान चलाने की तैयारी में है। वंदे मातरम।